जो हमारा प्रश्न है वो आज है बैंडेज के ऊपर, यानी आपसे क्वेश्चन देखिए, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि पट्टी बांधने के नियम बताए 5 नंबर में, ठीक है। पट्टी बांधने के नियम बताए, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे है, पट्टी बांधने के सिद्धांत या नियम, ठीक है। प्रिंसिपल पूछे या रूल्स पूछे बैंडेज का यानी बैंडेजिंग का, पट्टी बांधने का, तो ये है, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है कि पट्टी बांधने के सिद्धांत या फिर पट्टी बांधने के नियम बताए। एक ये प्रश्न है। एक शॉर्ट में क्या पूछता है आपसे कि पट्टी बांधने के उद्देश्य बताए, पर्पज बताए पट्टी बांधने के, कि क्या क्या किन उद्देश्य के साथ पट्टी को बांधा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बैंडेजिंग क्या है बताएं, तो उसमें आपको बैंडेजिंग के प्रकार और बैंडेज क्या होता है बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है मेरे डियर। और ये जो आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं ना जीएनएम, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप हटा दीजिए, बिहेवियर हटा दीजिए और बायो साइंस हटा दीजिए, दोनों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बायो साइंस को भी हम हटा देंगे, क्योंकि बायो साइंस 10th से 12th से पढ़े रहते हैं, तो वो भी हटा देते हैं। सिर्फ आपको एक नया लगता है बिहेवियर साइंस साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट लगता है। बाकी ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है जो आप नहीं भी पढ़ रहिएगा ना और क्वेश्चन को सामने देखिएगा तो अनुमान लगा के आप जो लिखिएगा उसमें से 50% बात सत्य हो जाएगा, सही रहेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाने के ऊपर है, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, और अगर आप पढ़ लेंगे तो और बेटर तरीके से ही लिखेंगे। कैसे, चलिए, जैसे हमसे पूछ रहा है पट्टी बांधने के उद्देश्य को लिखिए, मतलब पर्पज ऑफ बैंडेजिंग, बैंडेजिंग का क्या उद्देश्य होता है, किन उद्देश्य के साथ हम बैंडेजिंग करते हैं, इसको हम लोग से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेरे डियर। पट्टियाँ फ्लैनेल का, कलिको का, मसलिन का, कॉटन का, गौज का आदि का बना होता है। मतलब ये जो पट्टी होता है ना, अब आप लोग देखते होइएगा पट्टी का इस्तेमाल ड्रेसिंग में करते हैं, घाव वगैरह कटे फटे में करते हैं, या फिर ड्रेसिंग में करते हैं, ठीक है ना, या फिर चोट लग जाए तो उसमें भी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पट्टी होता है, देखते होइएगा, जिसको लपेट देते हैं चोट वाले स्थान पर। तो होता है कि पट्टी क्या करता है, उस जगह को जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, उसको कम कर देता है। और जब कोई चीज़ में गति कम होता है तो क्या होता है कि उसको रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलने से चीज़ें ठीक होता है। तो ये जो पट्टियाँ होता है, ये जो बैंडेज होता है, यह फ्लैनेल का बना होता है, कैलिको का बना होता है, मसलिन का बना होता है, कॉटन का बना होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है एक कपड़ों से जो है यह बना होता है, ठीक है। ये शरीर के घायल भाग को सहारा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब पट्टी का क्या काम होता है, तो पट्टी का काम होता है कि शरीर में जहाँ भी आपका चाहे घाव हुआ हो, चाहे आप कोई भी क्षतिग्रस्त हुआ हो, घायल है, कुछ भी है, तो उसको सहारा देने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। मानिए आपके पैर में कट गया है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमेशा तो हाथ से दबा के नहीं ना रखेंगे, तो उस पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग करके और एक पट्टी के द्वारा बांध दिया जाता है, पट्टी लगा दिया जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। अगर आपका पैर में स्ट्रेन हुआ है, मोच पड़ा है, तो उसमें भी बैंडेज बांध देने से उस पैर का गति कम हो जाता है, पैर स्थिर रहता है, और कुछ दिन स्थिर रहने पर, रेस्ट मिलने पर वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो पट्टी का नॉर्मली यही काम है कि घायलों को सहारा देने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है, या फिर घाव पर मरहम पट्टी करने, ड्रेसिंग करने, ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों को या फिर मोचों को जो है आराम दे लेने के लिए, शरीर के किसी भाग को आराम दिलाने के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली पट्टी क्या होता है आप लोग को समझना चाहिए कि पट्टी जो है फ्लैनेल से या फिर कलिको से, मसलिन से, कॉटन से, गौज से आदि चीज़ों से बने हुए एक जो है क्या होते हैं, पट्टी जो होते हैं, यह घायल व्यक्तियों को सहारा दिलाने के लिए, या फिर कटे फटे घावों को मरहम पट्टी करने के लिए, या मोच वगैरह को जो है गति को कम करने के लिए, शरीर का जो है आराम दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो यही हमारा पट्टी होता है नॉर्मली, समझे तो, ठीक है। अब इसका हमसे पर्पज उद्देश्य पूछ रहा है, तो मेरे डियर आप लोग खुद बताइए कि पट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यही ना उद्देश्य होगा जिसके लिए जो है उपयोग किया जाएगा, वही उद्देश्य हो जाएगा। तो पट्टी का उपयोग जो है ब्लीडिंग को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो पहला पॉइंट उद्देश्य हो गया। पट्टी का अगला उपयोग या काम होता है कि जो भंग पड़ा हुआ, मतलब जो फ्रैक्चर है अंग में, या जो स्ट्रेन मोच पड़ा है, उस जोड़ को सहारा देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है भंग अंग को इधर उधर हिलने झुलने से रोकने हेतु, मतलब सीधा कहा जाए कि जो फ्रैक्चर वाला भाग है, जो स्ट्रेन वाला भाग है, उसको इधर उधर हिलने डुलने से जो है रोकने के लिए, यानी स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पट्टी बांधने पर वह स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हताहत को उठाने या इधर उधर खिसकाने, गति में सहायता देने के लिए। हताहत का मतलब होता है कि जैसे जो है घायल मरीजों को इधर से उधर करने के लिए, ठीक है ना, चाहे शरीर में किसी भी पार्ट जख्म हुआ हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। संक्रमण से बचाने के लिए भी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। घावों को तोपता है तो उस पर बाहरी चीज़ें पदार्थ नहीं लगता है, जिससे संक्रमण बचता है, घावों को फैलने से रोकता है, सीमित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पट्टी का इस्तेमाल होता है। तो पट्टी का जो मैंने बताया, ब्लीडिंग को रोकता ही है, ठीक है, फ्रैक्चर को आराम दिलाता ही है, अंगों को स्थिर करके रखता है, हिलने डोलने से बचाता ही है, ठीक है। साथ में इसका काम संक्रमण से बचाना भी है, ठीक है ना। इसका काम है कि जल्दी से जल्दी जो है घायलों को जो है क्या करना, ठीक करना, घावों को ठीक करना, या कटे फटे जगहों को जल्दी से भरने का भी काम करता है। तो तमाम ऐसे इसका उद्देश्य हो सकता है पट्टी का। तो ये अपने मन से भी दिमाग लगा के लिखना पड़ता है, चीज़ों को समझ गए। चलिए उद्देश्य हो गया। तो जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि पट्टी का क्या उद्देश्य होता है, तो सबसे पहले 2-3 लाइन पट्टी के बारे में लिख देंगे कि पट्टी क्या होता है, कहाँ यूज होता है, पट्टी किस चीज़ से बना होता है,
पट्टी अलग अलग प्रकार के होता है, इसको भी लिखेंगे। और साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि पट्टी का निम्नलिखित उद्देश्य है। बैंडेजिंग करने का, पट्टी बांधने का निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जो आपको जितना उद्देश्य मन में आ पाए 8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा। मैं 4-5 पॉइंट बता के आपको एग्जाम्पल बता दिया हूँ, आप खुद से लिखिएगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि पट्टी बांधने के समान नियम और सिद्धांत। और यह क्वेश्चन मोस्ट VVI है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है फर्स्ट एड से, ठीक है, कि पट्टी बांधने के कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से नियम है बताएं, पूछता है। चलिए देखते हैं। तो मेरे डियर, पट्टी बांधने के आपसे नियम पूछे या सिद्धांत पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए, पट्टी बांधने के नियम या सिद्धांत निम्नलिखित है, निम्नलिखित हो भी सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। ज़्यादा इसमें मकसद करने की बातें नहीं है, बस आपको मैं 12 से 13 पॉइंट बताऊंगा। यही 12 से 13 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पट्टी को क्या करते हैं, बांधते हैं, बैंडेज करते हैं, ठीक है। पहला है उचित साइज की पट्टी को चुने। अब मान गए हमारा घाव छोटा सा है और हम उसको बड़ा सा पट्टी से बैंडेज करेंगे, तो क्या वो सूटेबल होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक उचित साइज का जो है पट्टी को चुनाव करना होगा। जब भी किसी का हम बैंडेजिंग करेंगे तो एक उचित साइज का पट्टी को चुनाव करेंगे। अब जानते हैं पट्टी अलग अलग साइज में आता है, ठीक है ना। अब आप लोग देखते होइएगा कि थोड़ा सा अगर उंगली में चीरा उड़ा लग जाता है तो उसके लिए हम लोग हैंडी प्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वह भी एक प्रकार से पट्टी ही होता है, ठीक है। तो वह सबसे छोटा पट्टी हो जाता है, उससे और आगे जाइएगा धीरे धीरे तो और सारे पट्टी मिलते हैं। तो उचित आकार के हमें सबसे पहले पट्टी का चुनाव करना होगा किसी को अगर हम पट्टी बांधने चलेंगे तो, ठीक है। दूसरा है बीमार को आरामदायक स्थिति में रखें। अब मान गए आप पट्टी बांधेंगे, ठीक बात है, आप ड्रेसिंग करेंगे, पट्टी उसको बांधेंगे, ये सही बात है। बट ऐसा नहीं है कि आप पट्टी बांधे और दूसरे को और ज़्यादा पेन दे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले बीमार जो होगा उसको क्या करेंगे, या जो घायल ग्रसित होगा उसको आरामदायक स्थिति देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि पेशेंट को आराम भी मिलेगा और हम पट्टी भी आराम से लगा देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देखिएगा, घायल जब बैठा हुआ या लेटा हुआ हो तो तब पट्टी का उपयोग में लाए। अब ऐसा नहीं है कि घायल खड़ा है, खड़े खड़े उसको जो है पट्टी का इस्तेमाल कर देंगे, खड़े खड़े उसको पट्टी लगा देंगे। सबसे पहले पट्टी का इस्तेमाल तब करेंगे जब घायल व्यक्ति जो है बैठा हुआ हो या लेटा हुआ हो, तब जाके उसको जो है हम पट्टी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बीज संक्रमित और साफ सामान का उपयोग में लाए। अब पट्टी में हम जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे पट्टी लगाने में, तो उस बैंडेजिंग करते समय जितने भी सामान का यूज करेंगे सब बिल्कुल स्टरलाइज होगा, बिल्कुल बीज संक्रमित होगा, मतलब संक्रमण से मुक्त होगा, फ्रेश होगा चीज़ें। तो ऐसा ही सामान का उपयोग करेंगे, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। पट्टियों को ज़्यादा कसकर ना बांधें कि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होए। अब बहुत लोग क्या करते हैं मेरे डियर कि पट्टी को बहुत कस के बांध देते हैं। तो कभी भी ड्रेसिंग करेंगे तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे कि पट्टी को ज़्यादा कसकर नहीं बांधेंगे, नहीं तो इससे होगा क्या कि आगे का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, वो टाइट बंधे होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा या पूर्णतः बाधित भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ओके। पट्टियों को नहीं इतना ढीला बांधे कि वह घाव की जगह से खिसक जाए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पट्टी बांधते समय न पट्टी को ज़्यादा टाइट बांधेंगे, ठीक है, और न पट्टी को ज़्यादा लूज बांधेंगे। पट्टी को इतना ज़्यादा ढीला भी नहीं बांधेंगे कि वह जो है घाव वाले या घायल वाले जगह से हट जाए, खिसक जाए। क्योंकि ज़्यादा ढीला अगर हम बांधेंगे बैंडेज तो खिसक जाएगा अपने स्थान से, वह घाव को छोड़ देगा, तो ये चीज़ें हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पूरे घाव को ठीक तरह से ढक दे। अब होता है कि बहुत लोग बैंडेज करने जाते हैं ना, तो देखते होइएगा कि आधा जो है उसके घाव वाले आसपास के जगह दिखता ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले उपयुक्त तो साइज का आपको बैंडेज लेंगे। जब बैंडेज आप अच्छे आकार का ले लेंगे तो ऑटोमेटिक जब आप उसको बैंडेजिंग करेंगे तो उसको पूरे जो है घाव के आकार को क्या करेगा, अपने अंदर वो ले लेगा। तो आपको बैंडेज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूरे घाव को ठीक तरह से ढकना है, ओके। घाव हो या कटा फटा कुछ भी हो, पट्टी बांधते समय घाव के आसपास का क्षेत्र का भी साथ में लेना चाहिए। मैंने क्या बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं कि घाव जहां तक रहता है सिर्फ उतना ही तक उसको बहुत ज़्यादा मोटा करके बांध देते हैं और उसके आसपास के जगहों को छोड़ देते हैं। तो इससे होता यह है कि आसपास के जगहों पर संक्रमण होगा और वह संक्रमण घाव में प्रवेश कर जाएगा। तो जब भी हम बैंडेज करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि घाव सहित उसके आसपास के जगहों को भी पट्टी से ढक देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 9वां पॉइंट है, पट्टी करते समय जब बाएं साइड की पट्टी करे तो पट्टी के रोल को दाहिने हाथ में ले और जब दाहिने साइड की पट्टी करें तो पट्टी के रोल को बाएं हाथ में पकड़े। इसका कहने का मतलब है कि जब हम पट्टी कर रहे होते हैं तो अगर मान गए हम हाथ में किसी को पट्टी कर रहे हैं, अगर हम किसी को दाहिने हाथ में पट्टी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि रोल को अपने जो है पॉजिटिव हाथ में रखेंगे, ठीक है ना। यानी पट्टी करते समय बाएं साइड के पट्टी अगर करना है तो पट्टी के रोल को हम दाहिने हाथ में रखेंगे ताकि ईजी होगा हमें उसके अपोजिट साइड में करने पर। उसी प्रकार से अगर हम राइट साइड में किसी को अगर बैंडेज करेंगे तो हम अपने लेफ्ट हैंड में पट्टी के रोल को रखे रहेंगे। तो ये टेक्निक होता है और यह टेक्निक आपको देखता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब नियम एक सिद्धांत होता है, ओके। 10वां पॉइंट मेरे डियर देखिएगा, पट्टी पर सदा दोहरी गांठ लगाए। अब जब भी पट्टी लास्ट होगा, पट्टी को जब आप बांधने चलेंगे लास्ट में, तो पट्टी पर सिंगल गांठ कभी भी लगा के नहीं छोड़ेंगे, वह खुल सकता है। तो इसके लिए पट्टी पर सदा दोहरी गांठ लगाएं, ओके। अंगों और हड्डियों के बीच वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पैड का इस्तेमाल करें। अब अंगों और हड्डी के बीच वाले क्षेत्र में, अब देखिए
ऐसा जगह जहाँ पे हड्डी हो, ठीक है ना, और वहाँ पे ऑर्गेन हो, तो उसके जो है ज़्यादा जो है पैड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उस अंग वाले जगह पर और हड्डी वाले जगह पर अगर मान गए हड्डी पर कोई प्रॉब्लम है तो उस हड्डी पर ज़्यादा पैड मतलब ज़्यादा मोटा करेंगे, ज़्यादा लपेटेंगे, ठीक है। और अंग है, कोई ऐसा अंग है तो उस अंग के पास में भी हम पैड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के नाखूनों को पट्टी से बाहर रखें ताकि रक्त प्रवाह की जांच बराबर की जा सके। अब मान के अगर आपको हाथ की उंगली को करना है या पैर में जो है आपको क्या करना है, बैंडेजिंग करना है, पट्टी बांधना है, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कम से कम पैर और हाथ की उंगली को थोड़ा जो है ज़रूर छोड़ कर रखें। क्यों? ताकि पता चले कि रक्त प्रवाह जो है अच्छे से हो रहा है पट्टी बांधने के बाद भी। अगर आप जो है ढक देंगे, आप पूरे नाखून सहित जो है आप ढक देंगे हाथ या पैर में, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा। और मान गए वो अगर टाइट बंधा होगा तो ब्लड भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा, तो उससे आगे प्रॉब्लम हो जाएगा पेशेंट को। तो जब भी हम बैंडेज करेंगे हाथ या पैर में तो हल्का हल्का उंगलियों को छोड़ कर जो है बाहर रख कर जो है बैंडेज करेंगे, ठीक है, समझ गए। 13 नंबर है, पट्टी किए गए अंग के किसी भी नाखून को दबाएं जब तक ये सफ़ेद नहीं हो जाता। उचित रक्त प्रवाह में नाखून फौरन लाल सा दिखने लगता है। यदि दबाव खत्म करते ही यह सफ़ेद और नीला रह जाता है तो समझ जाना चाहिए कि पट्टी अधिक कसकर बांधी गई है, और यदि उनमें स्पंदन न हो तो भी समझना चाहिए कि पट्टी अधिक कसकर बांधी गई है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, अगर मैं हाथ और पैर में पट्टी बांध दूँ किसी को, तो हमें थोड़ा सा हाथ का उंगली या पैर का उंगली जहाँ भी बंधा हो थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जाँच सके कि व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है पट्टी बांधने के बाद भी। क्योंकि बहुत लोगों को पट्टी कस के बांध देने के बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का धीरे धीरे रुकने लगता है। क्यों? क्योंकि पट्टी बहुत ज़्यादा कस के बांधा गया है, और उस कंडीशन में अगर हाथ और पैर का उंगलियों को बाहर नहीं रखा गया है तो लोग जांचते भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे पेशेंट को दिक्कत हो जाता है। तो हम 13 पॉइंट यही कहता है कि पट्टी जिस भी अंग में किए हैं, चाहे पैर में हो या हाथ में हो, वहाँ के उंगलियों को कस कर दबाएंगे। चूँकि हम लोग 12 पॉइंट में ही देख लिए हैं कि उंगलियों को थोड़ा सा खोल कर रखेंगे, आगे रखेंगे पट्टी से, तो हम उसको जातेंगे, ठीक है। 13 पॉइंट यही कहता है कि जिस भी अंग में पट्टी लगाए गए हो उसके नाखूनों को कस कर दबाएं। अब आप लोग खुद अपने उंगलियों को कस कर दबाइएगा, तो दबाने के बाद होता क्या है, देखते होइएगा, दबाते समय तो एकदम व्हाइट हो जाएगा। जब आप अपने नाखून को, पैर या हाथ के उंगली के नाखून को आप कस कर दबा के रखते रहते हैं तो व्हाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो फौरन से लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, चल रहा है। चूंकि जताने के बाद ब्लड प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वहाँ से हटता है, लेकिन जैसे ही छोड़ने के बाद रिलीज हो जाता है, जगह मिल जाता है और ब्लड संपूर्ण में फैल जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही है। लेकिन अगर पट्टी कस के बंधा होगा तो अगर आप दबा रहे हैं, दबा के छोड़ भी देंगे, फिर भी वह व्हाइट और नीला ही रहेगा, सफ़ेद व नीला ही रहेगा। तो यह क्या बताएगा? यह ये बताएगा, और आपको ये समझना चाहिए कि पट्टी कसकर बंधा गया है। यही कारण है कि दबाने के बाद व्हाइट हो रहा है और वह व्हाइट ही रह जा रहा है या नीला ही रह जा रहा है। नीला क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो नीला होगा ही होगा। तो यही 13 पॉइंट आपका क्या हो गया, पट्टी बांधने के अच्छी बातें हो गई, और यही अच्छी बातें जो है आपको एक नियम और सिद्धांत बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए सीधा सा मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। किसी भी चीज़ का आपको सिद्धांत पूछ ले, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में सिद्धांत पूछे तो आपको एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखना है कि सिद्धांत के मतलब होता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, अच्छी बातों को, और जो अच्छी बातों को ध्यान में हम रखेंगे, लिखेंगे, वही उसका सिद्धांत होता है। ठीक उसी प्रकार से बैंडेज बांधने में भी आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो किसी भी पेशेंट के बैंडेज बांधने में अच्छा हो तो वही आपका क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। तो मैंने यहाँ आपको 13 पॉइंट बताया। आप चाहें तो बैंडेज बांधने के और सारे अच्छी बातों को लिख सकते हैं और इससे 20 पॉइंट तक ले जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर पड़ता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 13 पॉइंट ही जो है बैंडेज बांधने का होता है, या 10 पॉइंट नहीं हो सकता है, या 20 पॉइंट नहीं हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर 5 नंबर में पूछेगा तो मैं इतना 13 पॉइंट बता दिया हूं जो 5 नंबर के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चंस आपसे आते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बैंडेज क्या होता है, बैंडेज के प्रकार लिखे। तो मेरे डियर, बैंडेज तो ऊपर बता दिए कि ये फैलानेल का बना हुआ, ग्वाज का या कॉटन का या अदरवाइज कोई भी चीज़ का बना हुआ आदि चीज़ों का यह बैंडेज होता है। बैंडेज जो है व्यक्ति के घायल को स्थिर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बैंडेजिंग किया जाता है। ये बैंडेज जो है आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार जो है आपको, एक होता है रोलर बैंडेज और एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, मतलब त्रिकोणी पट्टी। तो ये 2 पट्टी मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंडेज पट्टी, रोलर बैंडेज के बारे में, और इसके बाद वाला जो एक वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे ट्रायंगुलर बैंडेज के बारे में, ठीक है, त्रिकोणी पट्टी के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कहेगा बैंडेज के उद्देश्य लिखे, बैंडेजिंग का उद्देश्य लिखे, बैंडेजिंग का समान नियम लिखे और बैंडेजिंग का प्रकार लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पूछेगा तो सीधा 10 नंबर में पूछ लेगा। समझ गए ना चीज़ को, जोर के क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए रोलर बैंडेज को देखते हैं। मेरे डियर, रोलर के मतलब क्या होता है, गोलाकार, गोल रोलर, ठीक है ना, गोल पट्टी। मेरे डियर, रोलर पट्टियाँ गौज का, कॉटन का, फलानेल का, बहुत सारी चीज़ों का जो है बने हो सकते हैं यह बैंडेज, जो रोलर के रूप में बनी होती है, जो क्या होता है, रोलर के रूप में बना हुआ होता है। आप लोग आगे देखिएगा, यह रोलर के रूप में बना हुआ होता है, ठीक है।
ये पट्टियाँ 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आदि लंबे के पट्टी में आते हैं। मतलब इसका लंबाई जो है इतना होता है, 5 से 7.5, 10, 12.5, 15, 20 सेंटीमीटर आते हैं इसके लंबाई, ठीक है, जो पट्टी होते हैं। और ये चौड़ाई में 1 इंच का होता है। मान लीजिए जो 5 सेंटीमीटर का होगा उसका चौड़ाई 1 इंच होगा, जो 7.5 सेंटीमीटर का होगा उसका चौड़ाई 2 होगा, जो 10 का होगा उसका 3 होगा, जो 12.5 का होगा 4 होगा, जो 15 का होगा 5 होगा, जो 20 का होगा वो 6 इंच का चौड़ाई का होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ये हो गया 1 से 6 इंच तक है ना। तो वही चीज़ को विभिन्नताओं में मतलब डिफरेंट में ये पाया जाता है, इस उद्देश्य से कि शरीर के एक छोटे से अंग से लेकर पूरा शरीर आवश्यकता पड़ने पर ढक जाए। देखिए बैंडेज इसी साइज में अलग अलग इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में घाव अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत गहरा होता है। तो बैंडेज का इस्तेमाल उसी प्रकार से किया जाता है, जो जितना घाव बड़ा हो उतना ही बड़ा बैंडेज के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बैंडेज जो है जितना ज़्यादा घाव होता है उतना ज़्यादा बैंडेज लेते हैं और यह आवश्यकता पड़ने पर सभी को आराम से ढक देता है जितना हमें ज़रूरत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही हमारा रोलर बैंडेज होता है, ठीक है। ये रोलर के शेप में होता है इसलिए इसे रोलर बैंडेज कहा जाता है। यह साधारण तथा इस्तेमाल से पहले विसंक्रमित या एसेप्टिक से सशक्त हुई ड्रेनेज हुई रहती है। मतलब ये जो पट्टियाँ होती है ना, रोलर बैंडेज हो, यह पट्टियाँ क्या होती है कि बांधने से पहले ये जो पैकिंग आती है तो यह बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का होती है, मतलब इसमें कोई संक्रमण नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये जो पट्टियाँ होती है यह फेलानेल का, कैलिको का, सीज क्लॉथ का मतलब ढीला ढाला बना हुआ कपड़ा का बना हुआ होता है ताकि धोकर दोबारा आराम से जो है इसे क्या किया जा सके, इस्तेमाल में लाया जा सके। तो यही आपका रोलर बैंडेज है, आप आराम से इसको देख लीजिए, यही रोलर बैंडेज होता है। आप लोग इसको देखे होंगे कहीं भी या इस्तेमाल किए भी होंगे। यही जो है अलग अलग प्रकार से इसका जो है, ये तो लगभग बड़ा वाला रोलर बैंडेज है, लेकिन ये छोटा वाला भी आता है, ठीक है, बड़ा वाला भी आता है, मीडियम वाला भी आता है। तो सब आकार में यह उपस्थित होता है, ठीक है, लेकिन यह आकार इसी प्रकार से रोलर शेप में होता है, इसीलिए इसे रोलर बैंडेज कहा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको रोलर बैंडेज के बारे में बता दिया। अब आपको इसको जो है अच्छे से बैंडेज को पढ़ना है। बैंडेज का मात्र एक क्वेश्चन बच गया है, वह है ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय पट्टी, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में कर लेंगे। और इस प्रकार से चाहे आपका बैंडेज के प्रकार पूछ दे, रोलर और ट्रायंगुलर, बैंडेज का उद्देश्य पूछ दे, बैंडेज का बांधने बैंडेजिंग करने का नियम पूछ दे, तो ये सब के समय आपको बता दिया। अब आपको अच्छे से इसको डिस्कस कर लेना है, ओके। बाउंड और बाउंड के टाइप मतलब घाव के प्रकार और घाव के मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल, ठीक है। तो यह लेकर आए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके चलिए पहला है, आप लोग सामने देखिए, बहुत शानदार है। कहता है डिफिनीशन, परिभाषा जानिए घाव का। अचानक किसी प्रभाव या हमले से त्वचा या तंतुओं मतलब टिश्यू का फट जाना घाव कहलाता है। या छिछला भी हो सकता है और सिराओं, मांसपेशियों, हड्डी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। कहता है जो घाव होता है अचानक किसी भी चीज़ से जो है हमला होने से या उसके इफेक्ट में आने से वह जो है त्वचा पर या त्वचा के तंतुओं सहित जो है घाव हो सकता है, वही घाव कहलाता है। यह छिछला मतलब छिछला वाला भी हो सकता है और यह गहरा भी हो सकता है, जिसमें मतलब भेन और मांसपेशी और हड्डी सहित प्रभावित हो सकते हैं। मतलब घाव जो है आपके छिछला भी हो सकता है या आपके घाव जो है सिरा सहित, हड्डी सहित, मांसपेशी को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है, ठीक है। घाव क्या होता है, तो घाव किसी ऐसे चीज़ों के, ऐसे वस्तु के संपर्क में आने से जो है त्वचा ऊतक क्षतिग्रस्त होता है, तंतु जो है फट जाते हैं और वही जो है हमारा क्या होते हैं, घाव कहलाते हैं। जैसे अगर आग से संपर्क में आ जाइएगा तो झुलस जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा त्वचा ऊपर का जो है नष्ट हो जाएगा, ऊतक जो है उससे नष्ट हो जाएगा और वह जो है घाव जो है बन जाता है। तो वही हमारा क्या हो गया, घाव हो गया। तो आग से लगने वाला घाव होता है। इसी प्रकार से कोई चीज़ से कट जाएगा तो देखते होइएगा कि चुभने वाला भी घाव होता है, जो इंजेक्शन या कोई नुकीला चीज़ सीधा चुभ जाएगा अंदर तक। तो जो चुभने वाला है वह ज़्यादा गहरा होता है, अंदर तक डायरेक्ट चुभ जाएगा। लेकिन जो कटता है तो जितना उसका प्रभाव रहेगा, कटने वाला भी घाव होता है, जिसमें अगर हल्का कटेगा तो सिर्फ चमड़ा भी कट सकता है, अगर और डीपली होगा तो मांस तक कटेगा, और डीपली होगा तो भेन नस भी कट सकता है, और डीपली अगर कटेगा तो वह हड्डी तक जो है सहित कट सकता है। तो अगर जो है किसी भी चीज़ के प्रभाव में आने से हमारे शरीर के किसी भी हिस्सों में वहाँ का त्वचा तंतु फट जाना ही घाव कहलाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के हमला या संपर्क में आने से, ठीक है। और यह छिछला भी हो सकता है या यह मांसपेशी सहित, सिरा सहित हड्डियों तक भी इसका प्रभाव हो सकता है। तो जो जिसका प्रभाव अगर हड्डी तक होगा, मांसपेशी तक होगा, तो वह घाव भयानक होगा और गहरा होगा, ठीक है। चलिए तो यह तो घाव का डिफिनीशन हो गया, समझ गए। अब घाव के प्रकार देखते हैं। घाव के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, घाव के ज़्यादा प्रकार नहीं होता है। घाव के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। एक घाव होगा जो बिल्कुल खुलम खुला होगा, जो आपको बाहर से दिखेगा कि हाँ यह कटा हुआ है या यहाँ पे कोई चीज़ चुभा हुआ है, तो वह दिखने वाला घाव खुला घाव होता है। और वैसा घाव जो ना दिखेगा और अंदर ही अंदर जो है परेशानियाँ बढ़ाते रहेगा, ऊपर से नहीं दिख पाएगा, तो वह घाव जो है बंद घाव होता है। बंद घाव में जो है मुँह नहीं होता है, लेकिन खुले घाव में मुँह होता है, बाहर से दिखता है, समझ गए।
तो यही दो प्रकार के घाव होता है, दो तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, ओपन बाउंड एंड क्लोज बाउंड। ठीक है, अब देखिए ओपन बाउंड क्या होता है। तो खुले घाव वह होते हैं जिसमें शरीर से खून बहने लगता है, वह त्वचा फट जाती है। देखिए खुले घाव वह घाव होता है जिसके घाव लगने से वहाँ ब्लड निकलेगा, वहाँ त्वचा फट जाएगा, मांसपेशी दिखाई देगा अंदर का। ठीक है, मतलब अंदर जितना गहरा घाव होगा उतना जो है अंदर के चीज़ें जो है दिखेगा खुले घाव से। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्लोज घाव जो होगा वह नहीं दिखेगा और अंदर ही अंदर जो है ब्लीडिंग होगा। लेकिन खुले घाव में चाहे पस हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, सिक्रेशन घाव से होगा तो वह बाहर की तरफ होगा। चूँकि यह खुला घाव है तो इसमें जो भी सिक्रेशन होगा बाहर की तरफ होगा और यह घाव दिखेगा कि हाँ ये घाव खुला है, इसमें मांस हड्डी दिख सकता है। ठीक है, तो यह खुले घाव होते हैं ओपन बाउंड। ठीक है, बी नंबर का है क्लोज बाउंड यानी हमारा बंद घाव। अब बंद घाव वह होता है जिसमें रक्त जो है शरीर के अंदर ही परिसंचरण तंत्र से बाहर निकलता है। परिसंचरण तंत्र के मतलब होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रक्त जिसके अंदर बहता है नस के या धमनी के अंदर, उससे जो है ब्लड बाहर निकलेगा। लेकिन बाहर कहाँ, बॉडी के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर से बाहर निकलने लगेगा तो वह ओपन बाउंड हो जाएगा, उसमें दिखेगा कि हाँ ब्लड निकल रहा है घाव के जगह से। लेकिन बंद घाव में ब्लड निकलेगा बट यह ब्लड अंदर ही अंदर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए, परिसंचरण तंत्र के यानी रक्त नली के बाहर जो है शरीर के अंदर ही जो है बहता है, निकलता है, परंतु शरीर के बाहर नहीं निकलता है एवं नहीं त्वचा फटी रहती है। इससे अंदरूनी घाव कहते हैं। ओपन बाउंड होगा जिसमें त्वचा क्लियर फट जाएगा या कट जाएगा, जो घाव जो है आपके दिखाई देगा अंदर तक। लेकिन बंद घाव में ऊपर के त्वचा कोई क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ऊपर एकदम आपका त्वचा फ्लैट रहेगा, अंदर ही अंदर यह घाव जो है प्रभावित करता है अंगों को। तो यही जो है हमारा दो तरह के घाव होते हैं। अब चलिए हम लोग खुले घाव ओपन बाउंड को देखते हैं। ठीक है, देखिए ओपन बाउंड में 4-5 तरह के घाव है जो देखिएगा, अलग अलग प्रकार से घाव जो लगते हैं वो चीज़ें हैं। पहला है चिरे वाले घाव, इंसिजन घाव। अब इन चिरे वाले घाव, यह घाव धारदार वस्तुओं से होते हैं, जैसे ब्लेड हो गया, कांच हो गया, इन सभी से जो घाव बनेगा वह घाव जो है चिरे वाले होगा। मतलब सीधा मान गए, आपके कभी कभी देखते होइएगा कि ब्लेड अगर लगता है तो ब्लेड तो जिस भी साइड से लगेगा सीधा चिरते चला जाता है, तो वही कहता है यह घाव सीधा किनारा वाला होता है। जैसे आपके अगर हाथ में आप ब्लेड मारते हैं तो ब्लेड जैसे ही लगेगा तो वह सीधा चिरता है, तो यह जो है ये घाव सीधा किनारा वाला होता है। इसमें टेढ़ टार, जो ब्लेड कभी टेढ़ टार लगता है बॉडी में नहीं लगेगा। आप एक बार ब्लेड मार के देखिएगा सीधा उसका लाइनिंग में लगेगा, कभी वह ब्लेड टेढ़ टार बॉडी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह सीधा जो है किनारा वाला घाव होता है। और यह धारदार जो है वस्तु से लगता है, जैसे ब्लेड हो गया, टूटा हुआ कांच हो गया, तो यह सबसे जो चीरा लगता है सीधा किनारा वाला होता है और एक छोर से डायरेक्ट दूसरे छोर तक यह चीरा लगता है। तो यह चीरा वाला घाव होता है, इंसिजन घाव होता है। ठीक है, दूसरा घाव है फटे हुए घाव, लेसरेटेड बाउंड। लेसरेटेड बाउंड का मतलब है कि फटा हुआ। इस प्रकार के घाव में त्वचा अनियमित रूप से एवं गहराई में फट जाती है। कारखानों में, मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं, युद्ध आदि में लगने वाली चोटों से घाव। अब देखिए फटे हुए घाव का मतलब होता है कि घाव फट जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसे वस्तु जिससे संपर्क में आने से त्वचा के साथ साथ त्वचा भी फट जाता है तो वह घाव जो है आपके फटे हुए घाव होते हैं। और यह घाव जो है आपको गहराई तक हो सकता है, चूँकि त्वचा के साथ साथ मांस अगर फटेगा तो वह अंदर तक फट जाएगा, तो यह क्या होगा, आपके फटे हुए घाव होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, सिर, जैसे सिर समझिए, सिर फटेगा तो क्या होगा, सिर फटने पर क्या होगा, त्वचा दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर में जो है आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट दरार पड़ जाएंगे और वह घाव अंदर तक हो सकता है। तो यही जो है आपके फटे हुए घाव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कोई चीज़ से आप कुचल जाते हैं तो भी फट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है मशीनों आदि से दुर्घटना, युद्ध में होने वाला दुर्घटना, यह फटे हुए घाव के समान होते हैं। और यह अन्य, जब कोई चीज़ फटता है तो आप जैसे कोई कपड़ा को फाड़िए तो कपड़ा वह ऐसा थोड़ी ना कि आप हाथ से फाड़िएगा तो डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा फटेगा, नहीं, अनियमित रूप से फटेगा, टेढ़ा टेढ़ी। तो उसी प्रकार से जो फटे हुए घाव होते हैं वह अनियमित होते हैं और गहराई तक होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है यहाँ पे छेद वाले घाव, पंक्चर्ड वाउंड। पंक्चर वाउंड का मतलब होता है कि कोई ऐसे नुकीले वस्तु होते हैं जिसके कारण जो है यह उसके संपर्क में आने से अगर बॉडी में जो घाव बनेगा तो वह जो है छेद वाला घाव होगा। जैसे बंदूक की गोली, चाकू, कांच के टुकड़े, यह सब से जो घाव बनता है यह सब जो है छेद वाला घाव होता है। अब मानिए चाकू किसी को अगर कोई गोंदता है तो क्या होता है, चाकू नुकीला वाला है, नुकीला वाला भाग से जो है उसको क्या करता है, गोंदता है, तो वह क्या होगा कि अंदर तक छेद कर देगा, होता है ना। उसी प्रकार से कांच, कोई शीशा देखते होइएगा फिल्म में, कांच शीशा तोड़ा, ठीक है, वाइन के बोतल तोड़ा और सीधा जो है घुसेर देता है, तो उससे क्या होता है, वह नुकीला पार्ट होता है तोड़ने के बाद और वह नुकीला सीधा अंदर तक जो है छेद कर देता है, तो यह पंक्चर्ड घाव, वाउंड घाव बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बंदूक है, गोली किसी को लगता है तो वह अंदर तक सीधा जो है छेद करते हुए चला जाता है, तो उससे क्या होता है, वह घाव जो है गहरा घाव होता है। ठीक है, और इस प्रकार के घाव काफ़ी गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नुकीला पार्ट जो है डायरेक्ट अंदर तक जाता है, जब भी आपको चुभेगा तो जितना हो सके वह
अंदर तक जाने का प्रयास करेगा। तो जब यह घाव अंदर तक जाएगा, जब कोई सामान अंदर तक चला जाएगा तो वह घाव काफ़ी गहरा होगा, ठीक है, छेद वाला घाव हो जाएगा। और अगर घाव गहरा हो तो शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होते हैं। मान गए चाकू किसी को पेट में कोई गोद देता है तो देखते होइएगा उसका आंत वगैरह भी प्रभावित हो जाता है, आंत में पेट में भी लग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान गए अगर गोली है तो गोली अगर जिस पार्ट में लगता है अंदर तक जो है उसको ऑर्गेन को छेद करते चला जाता है। तो यह जो धारदार नुकीला वाला जो ऑर्गेन जो नुकीला वाला सामान होता है, वस्तु होता है, उससे अगर कोई घाव लगता है तो वह छेद वाला घाव होता है। क्यों? क्योंकि वह चूहते जो है अंदर तक जाता है, और जब यह अंदर तक जाता है तो यह अंदरूनी ऑर्गेन को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है और यह काफ़ी गंभीर होता है। और इन घावों में आंतरिक संक्रमण का भी खतरा रहता है, क्योंकि यह घाव अंदर तक ही एक होल बना देता है, छेद बना देता है, ठीक है, जिससे यह संक्रमण का भी खतरा रहता है। समझ गए चीज़ों को। चौथा है रगर वाले घाव, एब्रेजन, ठीक है। एब्रेजन मतलब रगर वाले घाव। रगर वाले घाव का मतलब है माय डियर कि आपको किसी वस्तु के सतह से रगर लगने से यह घाव होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। घाव होते हैं, होने वाले घाव, इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत को नुकसान है, यह घाव गंभीर नहीं होते हैं। अब रगर वाले घाव होते हैं जैसे आपको किसी दीवार से रगर लग गया, ठीक है, किसी चीज़ पर आप बैठे हैं और अचानक से जो है आप हाथ इधर उधर किए तो आपको दीवार वगैरह से रगर लग गया। तो यह रगर में सिर्फ और सिर्फ त्वचा जो है आपको केवल प्रभावित होता है, त्वचा के ऊपरी हिस्सा प्रभावित होता है, बाकी ज़्यादा यह घाव जो है गहरा नहीं होता है। तो एब्रेजन यानी जो रगर वाला घाव होता है वह ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, यह सिर्फ जो है ऊपर के त्वचा ही प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, आपको किसी दीवार या किसी सतह से आपको रगर पड़ जाता है शरीर के किसी भाग में तो वहाँ पे सिर्फ त्वचा ही ऊपरी के प्रभावित होता है, अंदर तक तो होता नहीं है। तो यह रगर वाले घाव होते हैं। ओके, आगे है 5वां नंबर कटे हुए घाव, ओपन एवल्सन। और कटे हुए घाव का मतलब होता है कि यह घाव ऐसा घाव जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से मांसपेशी के साथ साथ बिना मांसपेशी के त्वचा कटी हुई होती है। कटे हुए घाव का मतलब होता है कि अब आप लोग देखते होइएगा कि अगर कोई धारदार हथियार है तो उससे अगर मान गए प्रहार होता है, उसके संपर्क में आते हैं तो अगर कट जाता है त्वचा तो हल्का त्वचा भी कट के रह जाएगा, जो कि ऊपर लगेगा तो सिर्फ त्वचा कट के रहेगा। अगर वह हथियार अंदर तक चुभ जाएगा, अंदर तक जो है अगर वह प्रहार कर देगा तो अंदर तक मांसपेशी भी उससे कट सकता है। तो यह निर्भर करता है कि वह हथियार या वह सामान जिसके संपर्क में आने से घाव हुआ है उसका जो है तीव्रता कितना है, जितना तेजी से लगेगा उतना अंदर तक काटेगा चीज़ों को। तो अगर हल्का लगेगा तो सिर्फ त्वचा कटेगा, अगर ज़्यादा डीपली लगेगा तो वह त्वचा को अंदर तक जो है मांस तक काटेगा। तो यह कटे हुए घाव होते हैं जिसे ओपन एवल्सन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने 5 जो है ओपन वाउंड देखा है, छिछला घाव, कटा घाव, गहरा घाव, छेद वाले घाव, ठीक है। उसके बाद फटे घाव, चिरे वाले घाव। तो यह सब 5 घाव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आता है बंद घाव, क्लोज बाउंड। क्लोज बाउंड में कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही प्रकार है। क्लोज बाउंड में एक होता है आंतरिक रक्तस्राव और एक होता है आंतरिक घाव। देख लीजिए, इंटरनल ब्लीडिंग है। इंटरनल ब्लीडिंग के मतलब है कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से रक्त परिसंचरण तंत्र से निकलकर शरीर की गुहाओं में जमा होता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इंटरनल ब्लीडिंग के मतलब होता है कि देखते होइएगा कोई घाव ऐसे होते हैं जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेन में देखते होइएगा कभी कभी ब्रेन में चोट लगने से ब्रेन फूटता नहीं है लेकिन ब्रेन के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वह घाव इंटरनल घाव होता है, न कि बाहर के घाव होता है। अगर बाहर घाव होता तो वह पूर्ण रूप से फट जाता और ब्लड बाहर निकलने लगता, दिखाई दे देता। लेकिन इंटरनल घाव का मतलब होता है क्लोज बाउंड में कि आपको ऊपर से दिखेगा नहीं लेकिन वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ब्रेन में किसी चीज़ से चोट लग गया है, किसी चीज़ के संपर्क में आने से, तो अगर पूर्ण रूप से अगर नहीं फटा है तो वह क्लोज नहीं हुआ है, तो वह अगर ब्लडिंग अंदर ही अंदर जो है जमा हो रहा है क्रेनियल गुहा में, क्रेनियल कैविटी में, तो वह एक प्रकार का आपका जो है इंटरनल बाउंड में आ जाता है, ठीक है, क्लोज बाउंड में आ जाता है, जिसमें घाव दिखेगा नहीं लेकिन ब्लीडिंग अंदर ही अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उससे बाहर जो है ब्लडिंग होते रहता है। तो यह जो है हमारा आंतरिक रक्तस्राव पहला हो गया। दूसरा है यहाँ पे आंतरिक घाव है, ब्रूसेज है, ठीक है। इसमें ऊपर की त्वचा को क्षति पहुँचाए बिना आंतरिक तंतुओं में घाव होते हैं। माय डियर, अब आप लोग देखते होइएगा कभी कभी किसी व्यक्ति में देखते होइएगा कि आंतरिक जो है हड्डी सड़ गया है। डॉक्टर बताते हैं कि आपका यहाँ का मांस काट के हटाना पड़ेगा, आपका यहाँ का हड्डी हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ का हड्डी सड़ चुका है, घाव हो गया है, आपका यहाँ का मांस सड़ चुका है। लेकिन उस कंडीशन में व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर जो है यहाँ का हड्डी में या मांस में घाव बन गया है और अंदर ही अंदर घाव बन जाता है, ठीक है, लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है। तो यह कंडीशन आंतरिक घाव होता है, ब्रूसेज होता है, जिसमें आंतरिक टिश्यूज जो है, आंतरिक तंतु फाइबर जो है वह क्षति हो जाते हैं, आंतरिक पेशियाँ जो है क्षति हो जाती है, लेकिन त्वचा का कोई क्षति नहीं होता है। इस कारण से पता भी नहीं चलता है कि हाँ कोई घाव है, ठीक है। तो यही आंतरिक घाव हो जाता है। तो यह बंद घाव के मात्र यह 2 प्रकार है, एक इंटरनल ब्लीडिंग और एक ब्रूसेज यानी आंतरिक घाव। तो दोनों बता दिए। ओपन बाउंड 5 प्रकार से हो सकते हैं लेकिन इंटरनल घाव यही 2 प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रकार आप लोग समझ गए, 5 2 7 दोनों में 7 प्रकार हो गए। अब हम मरीजों को देखभाल करेंगे, घाव वाले मरीज का देखभाल कैसे करेंगे चलिए बताते हैं।
पहला है रोगी को शांत करे व तसल्ली दे। अगर कोई पेशेंट को मान गए फूट गया है, ब्रेन जो है चोट लग गया है, कट गया है, फट गया है, तो पेशेंट जितना ज़्यादा गहरा घाव होगा पेशेंट बेचैन होगा, तो उसको शांत करे और तसल्ली दे। ठीक है, घाव को छूने से पहले खुद को दस्ताना लगाए और हाथों को अच्छी तरह से धो ले, ताकि जो हाथ का संक्रमण है वह घाव में ना जाए और आपको जो है घाव के माध्यम से आपको भी संक्रमण ना हो, तो इसके लिए दस्ताना लगाए और हाथ को अच्छी से धो ले। ठीक है, आगे घाव को एंटीसेप्टिक घोल से धो, साफ करें। सबसे पहले हम लोग किसी को कट फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आसपास के ब्लड को जो भी पदार्थ निकल रहा है उसको एंटीसेप्टिक घोल के माध्यम से साफ करते हैं कॉटन से। ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, यह सब जो है घोल होता है, डिटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह, ये सबसे साफ करते हैं। घाव पर कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन जो है हो तो लगाएं। अब हम लोग क्या करते हैं, घाव को साफ करने के बाद उस पर अच्छे से कोई भी अगर एंटीसेप्टिक अगर लोशन है तो उस लोशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो संक्रमण के खतरा को बचाता है, घाव को भरता है। ठीक है, अब घाव पर साफ कपड़े की कीटाणु रहित पट्टी बांध दें। अब ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बैंडेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे घाव पर बांधने के लिए। आवश्यक अब पट्टी को जो है बांध देंगे, तो अब जो है नियमित ड्रेसिंग भी जरूरी है, तो घाव का नियमित ड्रेसिंग भी करें। इसके लिए मरीज को रेगुलर जो है फ्लोअप के लिए जो है अस्पताल बुलाना चाहिए। ठीक है, आगे है संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। अब घाव के कंडीशन में घाव के माध्यम से कोई अन्य संक्रमण ना हो, तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवाई देते हैं जो घाव को सुखाने में भी मदद करता है। घाव वाले जगह पर साफ व स्वच्छता का ध्यान रखें, और जहाँ भी घाव हुआ है वहाँ पे साफ व स्वच्छता का ध्यान रखनी चाहिए। घाव को नमी से बचा के रखें, कोई भी घाव है आपको जो है उससे नहीं ज़्यादा भीगने देना चाहिए और नमी से जो है उससे बचा कर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिज बाथ का उपयोग कर सकते हैं। अगर घाव आपके मान गए घाव अगर कमर से नीचे है तो जो है बटक के आसपास है, तो उसके लिए सिज बाथ का उपयोग कर सकते हैं जो दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। ठीक है, तो यह जो है घाव के मरीजों के लिए देखभाल है, मैंने बता दिया। अगर आपको और भी आइडिया आता हो कि घाव के मरीज के देखभाल में और पॉइंट लिख सकते हैं, तो यह 10 के अलावा आप स्वतंत्र है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिसिन औषधि है क्या। देखिए, औषधि कहने का मतलब है एक पदार्थ, ठीक है ना, एक पदार्थ। मेडिसिन वह पदार्थ, औषधि वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, ट्रीटमेंट और रोगी की पीड़ा, दर्द को राहत कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन क्या होता है, तो बेसिकली मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है, एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो यह एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, रोगी की पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम दवाई क्यों प्रयोग करते हैं, कोई भी दवाई हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो पीड़ा को कम करने के लिए या उपचार के लिए या निदान के लिए या रोग के रोकथाम के लिए, इसी सब के लिए ना बेसिकली हम दवाई का प्रयोग करते हैं। कुछ दवाई होता है जिसको लेने से बीमारी कंप्लीट रूप से ठीक तो नहीं होता है, लेकिन पीड़ा कम करता है। ठीक है, उपचार कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो दवाई बिल्कुल आपके बीमारी को ठीक कर देता है, तो उपचार के लिए कुछ ऐसे दवाई होते हैं जिससे डायग्नोसिस किया जाता है, ये जिससे टेस्ट से पहले उसका उपयोग किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी को रोकथाम करेंगे, जैसे डायबिटीज़ का, बीपी का। ठीक है, ये सब दवाइयाँ बहुत समय तक लेना पड़ता है, तो वो आपकी बीमारी को रोकथाम करके रखेगा। तो चाहे उपचार हो, चाहे निदान हो, चाहे रोग की रोकथाम हो या पीड़ा की कम करना हो, सब में हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं और यही औषधि होता है। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो मेडिसिन इज ए सबस्टेंस, यानी मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है यूज टू प्रिवेंट, जिसका उपयोग किया जाता है रोकथाम में, जिसका प्रयोग किया जाता है डायग्नोसिस में मतलब निदान में, जिसका प्रयोग किया जाता है ट्रीट उपचार में, या रिलीव डिजीज यानी रोग की कम करने में, पीड़ा को कम करने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है मेडिसिन के उद्देश्य। ठीक है ना, मेडिसिन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, बात समझ गए? तो देखिए, मेडिसिन के उद्देश्य जो है बहुत सारे होते हैं। अब जब हम मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो इसके जो हम डिफिनीशन देखे हैं ना, उसी डिफिनीशन में सब चीज़ छिपा हुआ है। दवाई का क्या उद्देश्य होता है, हम दवाई क्यों लेते हैं, तो दवाई से इन्फेक्शन को कम होता है, बीमारी को रोकथाम होता है, बीमारी के उपचार के लिए होता है, पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए, ठीक है ना, संक्रमण के रोकथाम करने के लिए। बात समझ गए ना? तो इसको बहुत सारे जो है स्वास्थ्य में संवर्धन, वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये सब के लिए दवाई लेते हैं। बात समझ गए ना? तो इस जो है आपको तमाम उद्देश्य हो सकते हैं दवाई के। तो पहला उद्देश्य यहाँ पे देखिए, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज, यानी किस लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब दवाई ये किस लिए ले रहे हैं। तो डिजीज की प्रिवेंशन, रोकथाम, रोगों की रोकथाम के लिए। तो रोगों की रोकथाम का मतलब है
बीमारी होने से पहले यह बीमारी को रोकने के लिए दवाइयाँ लिया जाता है, ठीक है। उदाहरण वैक्सीन। वैक्सीन भी क्या है? वैक्सीन भी एक मेडिसिन का ही रूप है जो बीमारी होने से पहले ही दे दिया जाता है ताकि ये बीमारी को रोकथाम आगे चलकर कर सके, ठीक है। तो पहला बीमारी की रोकथाम करने के। दूसरा है यहाँ पे डिजीज का ट्रीटमेंट। कोई रोग है उसके उपचार के लिए, तो उपचार में बहुत सारे उपचार होता है, अलग अलग दवाइयाँ का बीमारी का उपचार के लिए, ठीक है। तो बीमारी को ठीक करना, जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं तो इन्फेक्शन को कम करता है, अगर इन्फेक्शन के कारण वो बीमारी है तो इन्फेक्शन ठीक होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो ये चीज़ें दवाइयाँ उपचार करता है, ठीक है ना। दवाइयाँ का उद्देश्य ये है कि यह आपके बीमारी के सिम्टम्स को कम करेगा, लक्षण को कम करेगा, जैसे दर्द है, बुखार है, उल्टी है, तो इन सबको कम करेगा, ठीक है। जैसे एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एंटी इमेटिक वोमिटिंग के लिए, तो इन सब में जो है लक्षण को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसको लक्षण के कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ओके। आगे देखेंगे आप लोग, तो डायग्नोसिस में सहायता। ये जो दवाइयाँ हैं निदान डायग्नोसिस में सहायता करता है, जैसे बीमारी के पहचान करने के लिए, जैसे कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट दिया जाता है, ऐसे दवाइयाँ हैं। सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंट्रास्ट का उपयोग किया जाता है जो बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है कि एकदम क्लीन इमेज जो है बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डायग्नोसिस के उपचार के लिए भी जो है मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। लाइफ को बचाना, कुछ ऐसे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जहाँ पे जो है आपको यह दवाइयाँ काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे अगर हार्ट अटैक मरीज को आया और तुरंत अगर उससे अगर आप जो है एस्पिरिन की गोली देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का देते हैं, तो उसे हार्ट अटैक और चेस्ट की दर्द तेज है तो उसको कम करता है, बात समझ गए, और उस कंडीशन में लाइफ बचता है। जैसे अचानक से आपका जो है आपका कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में एड्रेनालाइन काफ़ी उपयोगी दवा है, ठीक है ना। इंसुलिन, काफ़ी ज़्यादा आपका चीनी बढ़ गया है, खतरा से बाहर है, तो इंसुलिन भी दिया जाता है, बस समझ गए ना। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लाइफ को बचाने के लिए भी दवाइयाँ का उपयोग होता है, बस समझ। चलिए आगे है लाइफ बचाना, समझ गए। आगे है बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, यानी शरीर के जो काम है उस काम पर नियंत्रण करना, जैसे बीपी, शुगर आदि को कंट्रोल करना। ये भी दवाइयाँ जो है बीपी, शुगर, यह बॉडी के जो कंट्रोल है काम करने का, उस पर कंट्रोल नियंत्रण रखता है। ये दवाइयाँ पूर्ण रूप से ठीक नहीं करता, जैसे बीपी का, शुगर का जो दवाइयाँ लेता है वो कंप्लीट रूप से ठीक नहीं करता, लेकिन हाँ वो कंट्रोल करके रखता है, बात समझ गए। उदाहरण एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन कौन आता है? टेलमिसार्टेन आता है, टेल्मा आता है, टेल्वा जिसे बोलते हैं, एमलोडिपिन, ठीक है ना, एमलोकाइंड आता है, एमलोसेफ आता है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, बात समझ गए। उसी प्रकार से जो है आप देखेंगे तो बीपी में, शुगर में आता है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, ग्लिमिप्राइड आता है, ठीक है ना। तो ये सारी दवाइयाँ जो है आपको अलग अलग कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़ें, अब मैं उद्देश्य बता दिया, ठीक है ना, कि किन किन उद्देश्य से दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन देने के कौन कौन से रूट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सिंगल एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा 5 नंबर में कि दवाई देने के विभिन्न मार्गों को बताएं, ठीक है। तो देखिए रूट का अर्थ होता है मार्ग, दवाई देने के रास्ता या तरीका, बात समझ गए। तो पहला तरीका है ओरल। ओरल जो होता है मुँह से, जैसे कोई सिरप देते हैं, टैबलेट देते हैं, तो मुँह से के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सब ओरल मुंह से दिया जाता है, बात समझ गए। अब जो मुंह से दवाइयाँ हम देते हैं ना, तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, बात समझ गए। तो पहला रूट का जो ओरल है मौखिक रूप से, उसमें एडवांटेज ये है कि मुंह से लिया गया दवाइयाँ ज़्यादातर सुरक्षित होता है और आसान होता है, आराम से मुंह के माध्यम से ले लीजिए, कोई जो है दिक्कत नहीं होता है। यह इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब ये कम लागत वाला भी होता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका यह है कि यह वोमिटिंग होने पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है तो वह फेंक देगा, लीजिएगा तो, ठीक है। और इसका स्लो एक्शन है, अगर मानेगा किसी मरीज को इमरजेंसी दवाइयाँ देना हो तत्काल असर करने के लिए, तो ओरल माध्यम से काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरल मौखिक रूप से लिए गए दवाइयाँ यह धीरे धीरे बॉडी के अंदर काम करता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो रूट है वह है सबलिंगुअल रूट। कौन सा? सबलिंगुअल रूट, बात समझ गए, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है कि जीभ के नीचे जो दवाइयाँ लेना है, जीभ के नीचे रखे और धीरे धीरे वह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है मुंह के माध्यम से, लार के माध्यम से वो चला जाता है अंदर, ठीक है। तो जीभ के नीचे जो दवाइयाँ ली जाती है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, यह दवाइयाँ एंटीजी इसे बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक में मरीज को आता है, तीव्र चेस्ट पेन होता है, तो यह एंटीजी दिया जाता है, जीभ के नीचे व्यक्ति रख लेता है और इसी को सबलिंगुअल बोला जाता है। तो यह भी एक माध्यम ही होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि यह फास्ट एक्शन करता है, समझ गए। अब किसी को छाती में अगर दर्द हो रहा है तो उसे जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए, तो नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने से यह जल्दी एक्शन लेता है, बात समझ गए। चलिए आगे है बुक्कल, ठीक है ना, बुक्कल रूट। बुक्कल रूट मतलब होता है गाल और दांत के बीच। बुक्कल मतलब होता है गलफारा जो है ना, दांत और गाल दोनों के बीच में बगल में रख लेते हैं और धीरे धीरे वह जो है उसको हम लोग चूस चूस कर जो है उसको चॉकलेट की तरह ले लेते हैं, तो यह बक्कल रूट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बक्कल रूट, सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, तीनों मुंह का रूट है, ठीक है। चलिए
अब आता है डी ऑप्शन है यहाँ पे पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि पेरेंट्रल रूट में कौन कौन से मेडिसिन आता है, कौन कौन से रूट आता है बताएं। तो पेरेंट्रल रूट अपने आप में कई प्रकार के जो है मार्ग को बनाता है, बात समझ गए। पेरेंट्रल रूट को हम लोग इंजेक्शन माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट को इंजेक्शन रूट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार से इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके माध्यम से हम दवाइयाँ देंगे। ओके, तो पहला होता है इंजेक्शन, यानी पेरेंट्रल रूट में पहला होता है आईडी, इंट्राडर्मल। इंट्रा ये सब इंजेक्शन का प्रकार भी है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन का प्रकार, ठीक है, कि कितने कितने प्रकार से इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो पहला होता है इंट्राडर्मल, आईडी जिससे बोलते हैं। यह शॉर्ट में होता है आईडी, त्वचा के नीचे। इंट्रा मतलब अंदर और डर्मल मतलब त्वचा, त्वचा के अंदर, ठीक है। यह स्किन की अपर लेयर में, स्किन के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उस ऊपरी लेयर में जो है इंजेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल बीसीजी टेस्ट या बीसीजी अगर आपको देना हो बीसीजी का वैक्सीन, तो हम जो है इंट्राडर्मल में ही क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको कोई एंटीबायोटिक टेस्ट करना होता है तो इसी आईडी में ही हम जो है इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्राडर्मल हो गया पहला इंजेक्शन का प्रकार। दूसरा इंजेक्शन का प्रकार होता है एसी, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इसका इंट्राडर्मल का जो होता है मैं बता दूं तो यह 10 से 15 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। आगे है आईएम। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, यानी मांस के अंदर। तो यह मांस में देने जाने वाला इंजेक्शन है, बात समझ गए। एग्जाम्पल जैसे टिटनस टॉक्साइड, टीटी का जो टीका लगता है हम आईएम ही देते हैं, बहुत सारे टीका आईएम ही लगता है, तो इन बातें को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो दवाई हमें मांस में देना हो, अगर इंजेक्शन मांस में लगाना हो तो उसे हम लोग आईएम माध्यम से देते हैं। आईएम डेल्टॉइड मसल पर भी लगता है, बाह में भी, और कूल्हा पर भी लगता है, ठीक है। वेनस है, समझ गए, इंट्रावेनस आईवी, ठीक है, आईवी। अब यहाँ पे जो आईवी है इंट्रावेनस है, ध्यान में रखिएगा। इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, याद रखिएगा। और आगे मैं जब बढ़ूँ यहाँ, तो ये जो आईवी वाला होता है, यह आईवी वाला जो है 15 से 25 डिग्री के एंगल पर जो है आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी वाला, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे अब ये जो आईवी है यह इंट्रावेन में दिया जाता है, कितना, इंट्रावेन। इंट्रावेन मतलब वेन के अंदर। ज़्यादातर जो दवाइयाँ देखते हैं वह जैसे कैनुला वगैरह लगाना हो या नस में जो भी दवाइयाँ दिया जाता है वो सब आईवी होता है, ठीक है, वो सब के सब आईवी होता है। तो आईवी वेन में डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं, सिरा के माध्यम से, तो होता है आईवी। एग्जाम्पल कोई फ्लूइड देना हो, ठीक है, जो पानी वगैरह चलता है सब आईवी चलता है। इमरजेंसी ड्रग वगैरह देना हो सब आईवी चलता है, बात समझ गए। चलिए, अब आईवी का एडवांटेज ये है कि यह जल्दी फास्ट एक्शन करता है और जल्दी रिलीफ देता है, पेशेंट को जल्दी असर करता है। ओके, उसके बाद है टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब होता है बूंद बूंद वाला। टॉपिकल मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम स्किन के माध्यम से लगाकर उसे घिस दें, ये कर दें, ठीक है, इंजेक्शन। तो स्किन पर लगाना, जैसे वाइटमेंट क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, मलहम वगैरह, वह सब टॉपिकल होता है, ठीक है, टॉपिकल फॉर्म में होता है। और इनहेलर वाला जो होता है, इनहेल वाला, यह जो है आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनहेल वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिकल हो गया, इनहेल हो गया, ये अलग है, पेरेंटल रूट के अंदर ये नहीं है। पेरेंटल रूट बता दिए, पेरेंटल रूट में जितने भी इंजेक्शन होता है, इंट्राओसियस होता है जो हड्डी में लगता है, इंट्राओसियस होता है, आईएम होता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल आईवी होता है, ठीक है ना, इंट्राथेटिकल होता है। तो वो सब जो है आईवी वाला जो भी इंजेक्शन वाला फॉर्म में होगा वह सब पेरेंटल रूट होगा, बात समझ गए। अब यहाँ पे हम पेरेंटल रूट से बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए हम ई में आ गए हैं, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब मलहम वगैरह जिसको घस कर लगाते हैं, तो वो हो गया टॉपिकल रूट। ओके, उसके बाद है आपका इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का मतलब होता है इनहेल करना, यानी श्वसन के मार्ग से। तो सांस के द्वारा जो भी दवाइयाँ, जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो सब इनहेलेशन होता है। जैसे अस्थमा इनहेलर, नेबुलाइजेशन, ये सब जो होता है यह सब इनहेलर रूट होता है, श्वसन मार्ग के जरिए दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। जैसे इनहेल के माध्यम से बेहोशी करना हो तो वहाँ भी जो है हम लोग ईथर सुंघा देते हैं, मरीज बेहोश हो जाता है, ठीक है, एनेस्थेसिया का एक प्रकार में दिया जाता है। ओके, आगे है रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब मलाशय के माध्यम से, तो रेक्टम में, ठीक है ना, सपोसिटरी दिया जाता है, समझ गए, एनिमा दिया जाता है, तो ये सब रेक्टल माध्यम से भी चलता है दवाइयाँ, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे वेजिनल रूट होता है। तो वेजिनल रूट जो होता है वहाँ से सपोसिटरी भी दे सकते हैं। वेजिनल रूट से जो है बहुत सारे दवाइयाँ आता है एब्जॉर्प्शन वाला, जिसको वेजिना में रखा जाता है, तो वेजिनल पेसरी वेजिनल रूट हो गया। ओके, वहाँ भी छिद्र होता है, बस समझ गए ना। तो ये सब बेसिकली जो है आपके छिद्र वाला दवाइयाँ हैं, चाहे वो रेक्टल हो चाहे वेजिनल हो, जहाँ जहाँ छिद्र होता है ये वहाँ पे जो है डलता है। ओके, उसके बाद आ गया नजल रूट, जिसे नजल ड्रॉप, स्प्रे, ये सब आता है। ईयर, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, ये सब जो है आपका इनक्शन वाला में आता है, ठीक है ना, इनक्शन, ठीक है, इनक्शन, याद रखिए। अब यहाँ पे अब वो सारा रूट समाप्त हो गया, ठीक है, जितना भी रूट था मैं बता दिया। मेनली 4-5 ही रूट है, एक ओरल रूट है, ठीक है, एक आपका पेरेंट्रल रूट है, एक इनक्शन होता है और एक जो है इंसर्शन होता है, समझ गए।
एक इंस्टिलेशन होता है, एक इनक्शन और एक इंस्टिलेशन। इनक्शन में होता है जो त्वचा पे हम लोग हंस के लगाते हैं। इंस्टिलेशन होता है जिसमें बूंद बूंद जितने भी छिद्र आँख कान नाक हो गया जिसमें बूंद बूंद करके डालते हैं, बात समझ गए। पेरेंटल में सारा इंजेक्शन आ जाएगा और ओरल में सबलिंगुअल आ जाएगा, बक्कल आ जाएगा, बात समझ गए, और आपका ओरल एक होगा ही। तो ये सब जो है मार्ग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप सुरक्षित तरीके से पेशेंट को मेडिसिन देना चाहते हैं तो वह कौन कौन से 10 रूल है, ठीक है। पहले तो 5 ही रूल था, लेकिन पिछला बार एग्जाम में 10 रूल्स पूछ लिया, तो 10 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 5 रूल इसी 10 रूल्स के अंदर आ जाएगा। तो अगर 5 रूल पूछे तो 5 रूल बता दीजिए, 10 रूल्स पूछे तो 10 रूल्स बता दीजिए, ठीक है। यह रूल्स बताता है कि दवाई सुरक्षित तरीके से हम कैसे दे सकते हैं मरीज के अंदर, ठीक है। जैसे देखिए, यह नियम पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहला है राइट पेशेंट। आपको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा, हम दवाई देते हैं तो पहले अगर 5 रूल पूछे तो 5 नियम को ध्यान रखिए। 5 नियम में होता है राइट पेशेंट। सबसे पहले हम मरीज को देखेंगे कि हाँ, मरीज जो दवाइयाँ हम देने जा रहे हैं वास्तव में ये मरीज सही है, हम उसी मरीज को दे रहे हैं जिसे हम देना जा रहे हैं। तो पहला कन्फर्म मरीज को करते हैं, राइट पेशेंट। राइट पेशेंट हम कैसे चेक करेंगे? तो सही मरीज की दवा देने के लिए आपको उसका नाम, बेड नंबर चेक करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा फाइल से और मरीज से पूछकर या उसके अटेंडर से पूछकर या उसके बेडशीट पर बेड नंबर देखकर। तो राइट पेशेंट पता करिए, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल होता है राइट ड्रग। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये पेशेंट सही है तो आप पता अब देते हैं राइट ड्रग। किस समय कौन सी दवाइयाँ और कौन दवाइयाँ है इस मरीज का, हम दवाई हो सकता है अगल बगल मरीज का दवाई मिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहले हम राइट ड्रग को हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दवाई इसी मरीज का है, तो पहले राइट ड्रग होना जरूरी है, सही दवा, ठीक है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करेंगे, डॉक्टर का जो फाइल लिखा होगा वो हम चेक करेंगे कि हाँ ये सब दवाइयाँ चल रहा है इस मरीज को, तब जाके हम राइट ड्रग उस मरीज का चेक हो जाएगा उसको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब दवाइयाँ कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये दवाइयाँ मरीज को देना है, तो अब हम लोग पता करते हैं राइट डोज, यानी सही मात्रा कितनी देना है। 10 ml देना है, 5 ml देना है, 1 टैबलेट देना है, 500 mg में देना है, 200 mg में देना है, कितना देना है, यह मात्रा सही मात्रा में दवाई देंगे। ज़्यादा कम मात्रा देंगे तो पेशेंट में असर नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो पेशेंट के लिए हैवी हो जाएगा। इसलिए एक सही मात्रा जो डॉक्टर लिखे हैं वो होना जरूरी है, ठीक है। तो सही मात्रा के लिए आप ओवरडोज और अंडर डोज ना हो, इसके लिए राइट डोज के लिए क्या करेंगे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तय करेंगे कि सही डोज कितना है, ओके। अब जब आप सही डोज पता कर लेते हैं तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको मुंह से देना है या आईवी देना है या त्वचा पर मलहम है तो त्वचा पे लगाना होगा। तो आपको रूट पता होना चाहिए कि किस रूट से देना है। सही रास्ते से दवा देने के लिए ओरल है, आईएम है, आईवी है, क्या है, सही रूट फाइंड होना जरूरी है सुरक्षित तरीके से दवा देने में। अब जो दवा आईवी में नहीं चलने वाला हो और उसको आप आईवी में दे देंगे, मरीज के लिए खतरा होगा। जो आईएम में नहीं चलने वाला हो उसको आप आईएम में दे देंगे तो मरीज के लिए खतरा है। तो सुरक्षित तरीके से लिए आप सही रूट की जरूरी होती है। और पाँचवा जो है सही समय, आप दवाइयाँ ये जो दे रहे हैं ये किस समय दे रहे हैं, जो जो समय बनाया गया है, टीटी है, सबीटी है, ओडी है, किस समय देना है, ये सही समय होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सही समय पर दवाइयाँ दे, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें कि कितनी कितनी देर पर जो है दवाइयाँ देना है। तो कुल मिला के इन चीज़ों को ध्यान में हम लोग रखते हैं, बात समझ गए। तो राइट समय, ये फर्स्ट जो 5 मैंने आपका बताया यह रूल्स 5 के लिए है। अगर 5 पूछे तो फर्स्ट 5 रूल यही होता है, ध्यान में रखिए। क्या क्या होता है? सही मरीज, ठीक है, सही मरीज, बात समझ गए, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, ठीक है। राइट ड्रग के बाद राइट ड्रग हो गया तो राइट रूट, राइट रूट के बाद राइट जो है राइट डोज, फिर राइट डोज के बाद राइट रूट एंड फिर जो है राइट टाइम। ये 5 पहले मरीज को ध्यान रखेंगे, पहले मरीज सही मरीज पकड़ेंगे, फिर सही मरीज पकड़ने के बाद सही दवाई का खोज करेंगे। सही दवाई खोज कर लिए तो अब सही मात्रा का खोज करेंगे, सही मात्रा खोज कर लिए तो सही रूट का खोज करेंगे, सही रूट मार्ग पता चल गया तो सही समय पर देंगे। तो ये 5 जो है सीरियली चलता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब ये अगर रूल्स 5 सीधा पूछे तो ये बता देना है, अगर रूल्स 10 पूछ ले तो इसके बाद हम 5 बताते हैं, तो सबको लिख देंगे तो रूल्स 10 हो जाएगा, ओके। तो रूट्स 10 में राइट डॉक्यूमेंटेशन, जब आप 5 तक दवाई वाई दे लेते हैं, पूरा हो जाता है काम, समय देख लेते हैं, दवाई दे देते हैं, तो अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने कौन कौन सी दवाइयाँ दी वह डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी होता है, किस समय दिए, किस क्या किए, कौन सा दवाई दिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। तो मेडिसिन देने के बाद रिकॉर्ड करें और यही राइट डॉक्यूमेंटेशन पहला 6ठा पॉइंट होता है। 7वां होता है राइट रीजन, दवा क्यों दी जा रही है समझे। राइट रीजन, किस रीजन से ये दवाइयाँ चल रही है। मान गए पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उच्च रक्तचाप के हैं, तो हम समझ रहे हैं कि यह उच्च रक्तचाप के लिए दी जा रही है, ठीक है। पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है, उसका हार्ट सही से नहीं काम कर रहा है तो हम उसे एट्रोपिन वगैरह देते हैं, बात समझ गए ना। तो कुल मिला के दवा क्यों दी जा रही है, राइट रीजन पता होना चाहिए। आप 8वां पॉइंट है आपके सामने राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स कहने का मतलब होता है कि सही मेडिसिन के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स देखें। ये सब रूल्स है कि आप पेशेंट को दवाई दे दिए हो गया, आपका जिम्मेदारी खत्म है, नहीं। फाइल मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करने के बाद जो था क्या था,
आप उसका सही रीज़न पता करें कि जो दवाइयाँ दे रहे हैं किस रीज़न से दे रहे हैं। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देखना है, राइट रिस्पॉन्स मरीज का क्या आ रहा है, दवाई देने के बाद रिएक्शन भी कर सकता है, तो आपको रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स के बाद राइट एजुकेशन, पेशेंट को दवा के बारे में जानकारी दे कि हाँ आपको जो है ये सारा चीज़ जो है, ठीक है ना। उसके बाद जब आगे चलते हैं 10वां पॉइंट पर, तो 10वां पॉइंट कहता है राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट को मना करने का अधिकार है। अगर वो चाहे तो दवाइयाँ नहीं ले तो उसे मना करने का अधिकार भी है, आप ज़बरदस्ती उसको दवाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये 10 जो है आपको 5 तक तो मैंने बता ही दिया। 5 के बाद छठा है दवाई देने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करें, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है राइट रीजन होना चाहिए दवा देने के कारण, किस कारण से आप दवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स देखें, राइट रिस्पॉन्स मरीज का क्या है वो देखें। राइट एजुकेशन, दवा देने के बाद जो है या दवा देने से पहले मरीज को जो है दवा के बारे में जानकारी दें, ठीक है। और उसके बाद जो है 10वां पॉइंट होता है राइट टू रिफ्यूज, मरीज को अगर नहीं मन होगा तो दवा के लिए रिफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, ये उसका अधिकार है, आप जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं। तो ये 10 रूल है। 5 के बाद जो 5 रूल है यह आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बात समझ गए। बाकी अगर 10 रूल पूछे तो टोटल लिखेंगे, अगर सिर्फ 5 रूल पूछे तो ऊपर के 5 लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता क्या होता है, या इसी को प्राथमिक चिकित्सा भी बोलते हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है, फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होता है, हम क्यों देते हैं फर्स्ट एड, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, ये चीज़ें पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानिए फर्स्ट एड का इतिहास क्या रहा है। देखिए फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट मतलब प्रथम और एड मतलब सहायता देना या चिकित्सा करना, यानी प्रथम बार किसी घायल व्यक्ति को प्रथम दृष्टया उसके जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वही फर्स्ट एड होता है। जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट कर गया, ठीक है, मान गए आसपास कोई जो है हॉस्पिटल नहीं है, या फिर वहाँ पे आसपास हॉस्पिटल है तो वह घायल व्यक्ति को खुद से नहीं जा सकता है, तो उसको ऐसा व्यक्ति जो आए मदद के लिए, वह थोड़ा बहुत जानता हो कि व्यक्ति को कैसे जो है जीवित रखना है, अस्पताल तक कैसे पहुँचाना है, तो वह व्यक्ति उसे फर्स्ट एड दे सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड जीवन बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ताकि अस्पताल तक व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाया जाए जहां पे उससे अच्छे ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट एड जो इतिहास शुरू होता है वह जो है आपको 1870 से 77 से शुरू हुआ, जो घायल रोगी को प्राथमिक सहायता देने के लिए यह प्राचीन काल से यानी पहले से ही जो है चलते आ रहा है, ठीक है। जर्मनी के सर्जरी डॉक्टर जनरल स्पार्क ने प्राथमिक सहायता की धारणा को जन्म दिया, ठीक है। परंतु इसका पूर्ण रूप देखने को 1877 में मिला जब सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। और आपको पता है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है फर्स्ट एड का डिग्री भी जो है प्रोवाइड आपको कराता है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट एड जो शुरू किया गया, प्रथम जो जन्म दिया गया, नाम दिया गया, वह जर्मनी के एक सर्जिकल डॉक्टर जनरल स्पार्क के द्वारा दिया गया, जो बहुत पहले प्राचीन काल में भी ये चीज़ें चलते आ रहा था। इन्होंने धारणा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से इसका विस्तार देखने को 1877 में मिला जब सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये तो इसका संक्षिप्त में इतिहास हो गया कि कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ। अब आते हैं इसका एक्चुअल में फर्स्ट एड के परिभाषा पर। तो उम्मीद है आप लोग फर्स्ट एड का जो परिभाषा है समझ गए होंगे कि फर्स्ट एड के परिभाषा में क्या होता है। देखिए फर्स्ट एड का मतलब है फर्स्ट और एड यानी प्रथम चिकित्सा, किसी व्यक्ति को, किसी घायल व्यक्ति को या किसी सिचुएशन से ग्रसित व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए सहायता के रूप में जो ट्रीटमेंट, जो उपचार दिए जाते हैं, जो सहायता किया जाता है वही फर्स्ट एड होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जल गया, अब आसपास कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा बहुत जानता हो कि कैसे व्यक्ति को हैंडल करना है सिचुएशन को, तो वह आगे आता है, वह जो है बताता है कि ऐसे ऐसे करो, या खुद को जो है वह लग जाता है व्यक्ति को बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, तो वह किया गया जो उपकार होता है, सहायता होता है, वही फर्स्ट एड होता है, ठीक है। तो चिकित्सीय मदद आने, देख लीजिए यहाँ पे, चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले वही चीज़ें हैं, बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल इमीडिएट जो केयर होता है, चिकित्सा होता है, उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे फाइनली बता, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, कोई घायल व्यक्ति है, तो उसको अस्पताल ले जाने से पहले, ठीक है ना, उस स्थिति में जो उसके जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे जो चिकित्सीय जो सहायता दिया जाता है उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और ये जो चिकित्सा होता है यह डॉक्टर का चिकित्सीय मदद मिलने से पहले का होता है। जाहिर सी बात है, मान के अचानक से किसी को हार्ट अटैक आया, तो हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आया, उसमें हम क्या करेंगे, तो जो है व्यक्ति का जान बच सकता है। तो अब चूंकि अस्पताल दूरी है, उसको ले जाएंगे, तब तक हो सकता है बीच में पेशेंट डी कर जाए, तो इसलिए जो है आपको फर्स्ट एड जो है दिया जाता है जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाकर उसके जीवन को जीने जो है मार्ग पर वापस लौटाने के लिए, साथ में जो है उसे अस्पताल जाने का भी एक साइड तैयारी किया जाता है, जहाँ पे उसके जीवन को सुरक्षित रखते हुए अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। और जैसे ही अस्पताल पहुँच जाता है, जो फर्स्ट एड जो सहायता करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो है रिस्पॉन्स जिम्मेदारी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एड का डिफिनीशन। फर्स्ट एड का डिफिनीशन क्या कहता है कि डॉक्टर के मदद मिलने से पहले या अस्पताल ले जाने से पहले किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं, ठीक है। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिससे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, ओके।
अब आता है आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई फर्स्ट एड का क्या लक्ष्य है, क्या इसका उद्देश्य है कि हम फर्स्ट एड किसी व्यक्ति को देते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है। देखिए फर्स्ट एड देने के पीछे का उद्देश्य यही है, प्रथम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के जीवन को बचाना। ठीक है, रोड पर एक्सीडेंट कर जाएगा, अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो व्यक्ति वहीं पर दम तोड़ देगा, लेकिन कोई व्यक्ति उसके मदद के लिए आगे आएगा, फर्स्ट एड प्राथमिक उसको उपचार देगा, सहायता करेगा, अस्पताल पहुंचाएगा, अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रोकने का उपाय करेगा, और ब्लीडिंग रोकने के उपाय करते हुए जो है उसे आगे अस्पताल पहुंचाएगा, यही उसके लिए फर्स्ट एड हो जाएगा। मान के उसका जो है नहीं सहायता करेगा तो एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और उसे अगर ब्लीडिंग रोकने नहीं आएगा, फर्स्ट जो एड देने वाला है कि कैसे ब्लीडिंग को हम रोके, तो वहीं पर जो है ब्लीडिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा बॉडी से, व्यक्ति दम तोड़ देगा। तो फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि किसी को अगर कोई सिचुएशन में मदद करना हो तो उसको सहायता करते हुए अस्पताल में पहुँचा दे तो जीवन उसका बच जाएगा। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही होता है, जीवन को बचाना। ठीक है, रोगी को समान अवस्था को खराब होने से रोकना। मान गए व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, उसका हालत और ज़्यादा खराब ना हो, या फर्स्ट एड जो है उसको मदद करने आगे आता है, और ज़्यादा हालत खराब होने से जो है उसे बचाकर अस्पताल जो है उसे भेजता है। तो यह जो है अवस्था को खराब होने से रोकता है, रोगी के दर्द व पीड़ा को कम करता है। मान गए एक्सीडेंट कर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जल गया, ठीक है ना, तो उसको दर्द पीड़ा को कम करते हुए फर्स्ट एड जो है सहायता करते हुए अस्पताल पहुँचाता है। ओके, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करता है। अब जो दर्द पीड़ा से कराह रहा है उसको मदद के लिए आगे आएगा तो कहीं ना कहीं उसका दर्द कम होगा ही थोड़ा बहुत, तो उसके स्वास्थ्य में लाभ होता है। यदि अस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता हो तो रोगी को बिना किसी नुकसान के निकटतम अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना। फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है कि अगर पेशेंट बुरी तरह जो है या घायल व्यक्ति बुरी तरह जो है प्रभावित है तो उससे जो है फर्स्ट एड देते हुए तुरंत जो है अस्पताल जो है ले जाने की व्यवस्था भी करना, यह फर्स्ट एड का ही जिम्मेदारी होता है। जैसे रोड पर एक्सीडेंट कर गया तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में एक्टिव है वह तुरंत सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन कर देगा, एम्बुलेंस जब तक आएगा तब तक वह जो है उसको सिचुएशन को हैंडल करेगा, और जैसे ही एम्बुलेंस आएगा उसको रखकर भेज देता है या साथ लेकर चला जाएगा। तो यह फर्स्ट एड में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड का उद्देश्य यही है कि भाई जीवन को बचाया जाए और स्थिति खराब होने से जो है रोका जाए, दर्द पीड़ा को कम किया जाए, इसको लाभ स्वास्थ्य लाभ जो है इसको मिलता है इससे। ठीक है, और जरूरत है तो उसे अस्पताल तक ले जाया जाता है, यही फर्स्ट एड का लाभ होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया समापन, परिभाषा डिफिनीशन आप लोग लक्ष्य जान गए, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और है, छठा पॉइंट देख लीजिए, रोगी को घबराहट दूर करना तथा उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना। मान गए मरीज को एक्सीडेंट हो गया, मरीज जल गया या मरीज डूब रहा है, उसको फर्स्ट एड के लिए हम आएंगे तो उसको क्या करेंगे, बचाएंगे, उससे संतावना देंगे जिससे उसका घबराहट दूर होगा। ठीक है, उसको स्थिति बिगड़ने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। तो यही फर्स्ट एड का कुछ लक्ष्य जो मैंने बता दिया। अब आता है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर GNM में फंडामेंटल में, कि गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए कुछ सुनहरे नियम है, कुछ इसके सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको फर्स्ट एड देनी चाहिए। क्या क्या नियम है, नियम मतलब क्या होता है, सिद्धांत मतलब सिद्धांत या नियम, यह कब क्रिएट होता है। तो सिद्धांत और नियम जो कहता यही है कि सिद्धांत और नियम, सिद्धांत नियम कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे बातें को ध्यान में रखना जो चीज़ें के लिए अच्छा हो, जो उससे जो ही चीज़ के लिए हमें देख रहे हैं उसके लिए बेहतर हो, वही सिद्धांत होता है। जैसे हम फर्स्ट एड के लिए नियम लिख रहे हैं, सिद्धांत लिख रहे हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट एड में किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें जो फर्स्ट एड के लिए बेहतर हो, और उसी चीज़ को हम बेहतरी के लिए लिखेंगे, वही उसका सिद्धांत, वही उसका नियम बनता है। नियम का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए अच्छी अच्छी बातें दर्शाना, वही नियम वही सिद्धांत है। तो चलिए फर्स्ट एड के लिए भी हम देखते हैं कि इसका क्या अपना नियम क्या सिद्धांत है। सबसे पहले जानिए फर्स्ट एड का जो सुनहरा नियम गोल्डन रूल है वह निम्नलिखित है, अनेकों नियम होंगे। ठीक है, अब ये जो मैं सीरियल लिखा हूँ 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कि आप भी इसको सीरियल लिखने लगे 1 2 3, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 4 वाला को 1 पर लिख दीजिए, 1 वाला को 2 पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्राथमिक सहायता करने वाला व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुँचना चाहिए। आसपास अगर किसी व्यक्ति को पता लगे कि आसपास एक्सीडेंट हो गया है और उसे ये पता लगे कि हम इससे हैंडल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को तुरंत किसी को जान बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचना चाहिए। यह रूल्स कहता है, यह जो है एक अच्छी बात है कि आप जानते हैं किसी को ट्रीटमेंट करना तो आप घटनास्थल पर पहुंचिए। तो पहला पॉइंट यही है कि शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ कहता है कि सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्ण और बिना किसी हड़बड़ाहट के करें। अब जब आप फर्स्ट एड देते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हड़बड़ में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो हड़बड़ाहट मत करें, शांतिपूर्ण चीज़ों को हैंडल करें, कंडीशन को देखें परखें और हड़बड़ाहट मत करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से काम करना चाहिए। वही चीज़ है कि कोई व्यक्ति जो प्राथमिक सहायता दे रहा हो किसी मरीज या घायल व्यक्ति को, तो उसे आराम से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि श्वास क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। अब जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति हो उसको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ब्लड सर्कुलेशन देखना चाहिए कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। उससे श्वास की क्रिया देखना चाहिए कि व्यक्ति को श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है। हार्ट बीट धड़कन देखना चाहिए, पल्स नाड़ी देखना चाहिए कि चल रहा है व्यक्ति में। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है ना।
तो सबसे पहले श्वास की क्रिया अगर रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। फर्स्ट एड देने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि मरीज का अगर श्वास क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है तो उससे कृत्रिम श्वास अपने मुख से मुख दे सकते हैं, या अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए तो वो दे सकते हैं। यानी उसके श्वास की क्रिया को सुचारू रूप से चालू करना चाहिए ताकि व्यक्ति श्वसन की क्रिया कर सके। रोगी को टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्त स्राव बाहर निकल जाए, रोगी रक्त स्राव को अंदर की ओर न ले। अगर मान गए ऐसा है व्यक्ति घायल है, एक्सीडेंट है, अगर उसके ब्लीडिंग हो रहा है तो ध्यान रखिए कि जो ब्लीडिंग बाहर आ गया है वह पूर्ण रूप से बाहर आ जाए, बाहर वाला अंदर न जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम उससे टेढ़ा लिटा देंगे ताकि जो ब्लीड है बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे, प्रेशर देंगे। ठीक है, अनावश्यक प्रयास से बचे। अब आपको फर्स्ट एड वाले को ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हम एक सहायता वाले आदमी हैं, तो उससे कुछ अनावश्यक कामों को करने से बचना चाहिए जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो, घायल व्यक्ति को। ठीक है, 7वां पॉइंट बनता है कि प्राथमिक सहायक को मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान गए कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, पैर टूट गया या कट फट गया, तो अगर कोई आता है सहायता करने तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर उसको पास पर्याप्त सामान नहीं है, तो जो भी आसपास वस्तुएं पड़ी हैं उसका इस्तेमाल काम में लाना चाहिए। जैसे अगर गमछा है आपके पास या कोई अन्य कपड़ा है जिसे बांध सकते हैं तो उससे बांध दे, जिससे उसका ब्लीडिंग कम हो जाए। ठीक है, ब्लीडिंग जो है रुक जाए। अगर उसका पैर फ्रैक्चर है तो उसका पैर स्थिर हो जाए। ठीक है ना, तो जो भी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करने चाहिए जगह पे उपस्थित वस्तु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है रोगी के रक्त प्रवाह को ठीक कर रखे, रोगी को तरल पदार्थ दे। अब मान के ब्लीडिंग हो रहा है या जल गए हैं तो मरीज को शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, ब्लीडिंग निकलने से या जल जाने से बॉडी में पानी का कमी हो जाता है, तो जो है बॉडी को तरल रखने के लिए तरल पदार्थ दे। ठीक है, रोगी को रक्त प्रवाह, अगर मान के एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग निकल रहा है तो उसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे क्या करेंगे, तरल पदार्थ देंगे। ठीक है ना, ताकि बॉडी में तरल बना रहे। रोगी को सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। अगर मान के रोगी रोड पर एक्सीडेंट कर गया है तो उसे रोड से उठा के बगल में लाएंगे सुरक्षित स्थान पर। ठीक है, यदि रोगी को कमरे में घुटन हो रही हो तो खुली जगह पर ले जाना चाहिए। मान के रोगी, अगर आप पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहे हैं, रूम में रखे हैं, तो अगर रूम में मान के हार्ट अटैक, हम तो जो फर्स्ट एड का रूल्स लिखेंगे तो हम सभी तरह के रूल्स लिखेंगे ना। हार्ट वाले मरीज के, हार्ट अटैक वाले मरीज का भी, डूबने वाला मरीज का भी, डूबने में भी जो है आपका श्वसन कष्ट होता है, दम फूलता है, व्यक्ति का सांस ठीक से नहीं ले पाता है, पानी पेट में रहता है, तो ठीक है ना। तो इसलिए अगर घर में व्यक्ति को रखे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर दम घुटे तो उसे बाहर स्थल पर निकालना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति के संबंधियों को दुर्घटना, बीमारी और दुर्घटना स्थल के बारे में सूचित करना चाहिए। मान के कोई अननोन पर्सन है, एक्सीडेंट कर गया या कहीं पानी में डूब रहा हो या कुछ भी हो सकता है घटना, तो उसके बारे में स्थिति को संभालते हुए उसके परिजनों को, उसके संबंधियों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, 11 है रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें, और अगर जरूरी हो तो आसपास के लोगों से हेल्प ले और उसे अस्पताल जो है ले जाने का प्रबंध करें। रोगी के आसपास लोगों को भीड़ न लगने दे, केवल उन्हीं रोगी के निकट आने दे जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे कुछ हो जाता है तो बहुत सारी भीड़ लग जाता है, लेकिन मदद के लिए मुश्किल से 1-2 आदमी आगे आ पाता है। ठीक है, मानवता के लिए कहिए या वो कुछ जान रहा हो इस सब के बारे में तो आगे आ पाता है, बाकी सब लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो फर्स्ट एड कहता है कि आसपास से लोगों को हटा दे, सिर्फ उन्हीं को रखे जो फर्स्ट एड के बारे में जानता हो ताकि आपको मदद कर सके। रोगी को ढांढस यानी उसे मदद करे, सांत्वना दे, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अस्पताल ले चल रहा हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रूल्स होते हैं, इसी प्रकार से फर्स्ट एड का भी कुछ रूल्स है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। तो जो चीज़ जिस कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में अगर मान गया व्यक्ति श्वसन से पीड़ित है तो उसको फर्स्ट एड में क्या देंगे, रूल्स में वो भी लिख सकते हैं कि उसको श्वसन कष्ट हो तो आप मुख से ऑक्सीजन दे, कृत्रिम ऑक्सीजन दे। ठीक है ना, अगर व्यक्ति को दम घुटे तो आप जो है उसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो देंगे ही, अगर कमरा में रखें तो कमरा से बाहर निकाले, समझ गए। अगर व्यक्ति का ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग के रूल्स में ये कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा तरल दे, ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो आसपास वस्तु रखी है जैसे कपड़ा वगैरह उसका इस्तेमाल करे ब्लीडिंग वगैरह को रोकने में। ठीक है ना, तो रूल्स जो है आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, और रूल जो होता है सभी चीज़ों के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, रूल रेगुलेशन सबके लिए लागू होता है, एक चीज़ पर लागू नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट एड है, ये जो हम फर्स्ट एड पढ़े हैं, तो ये फर्स्ट एड सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट एड तो एक उपचार है। अब इस उपचार में किसी भी चीज़ का जरूरी पड़ सकता है, किसी भी कंडीशन में उपचार, जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में भी मदद करना पड़ सकता है। हार्ट अटैक वाले मरीज को भी आपको फर्स्ट एड देना, जैसे ऑफिस में ही है अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस समय जो फर्स्ट एड देगा क्या जानकारियाँ है, तो CPR वगैरह देते हैं, मुंह से फूकते हैं। ठीक है, पल्स रेट वगैरह जांचेंगे। ठीक है ना, व्यक्ति को जो है हम लोग क्या करेंगे, CPR देकर व्यक्ति को जो है ये करते हैं। तो ये जो चीज़ें होता है फर्स्ट एड किसी में भी, जैसे डूब रहा है तो उसको कैसे निकालना है, कैसे निकाल कर उसको बाहर रखेंगे, मुंह से पानी निकालेंगे, कृत्रिम मुंह में मुंह जो है उसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होता है। कुटा काट लेने पर कैसे बचाएंगे, जल जाने वाले को कैसे फर्स्ट एड देंगे, फ्रैक्चर हो गया तो कैसे फर्स्ट एड देंगे, तो बुखार होने पर भी आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो हर कंडीशन में जो है फर्स्ट एड एप्लीकेबल है।
बस फर्स्ट एड क्या करता है कि चीज़ों को स्थिर रखता है, और अगर वो चीज़ें गंभीर है तो स्थिर रखते हुए जीवन को बचाते हुए उसे अस्पताल में ले जाकर शिफ्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एड में जो भी रूल रेगुलेशन है, आप जितना भी इसमें रूल लिखेंगे किसी भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब जायज़ होगा। बस आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे 13 लाइन लिख दिया, आप चाहे तो इसको 20 लाइन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एड में हम और किन किन चीज़ों बातों को ध्यान में रखेंगे, कैसे क्या हैंडल करेंगे सिचुएशन का। ठीक है, यही रूल्स होता है। ओके, तो ये रूल्स जो है फर्स्ट एड के हर एक कंडीशन में लागू होगा, हर एक सिचुएशन के अनुसार जो है इसका रूल्स जो है बनता है। अगर एक्सीडेंटल है, पैर फ्रैक्चर है, तो उसके लिए जो है फर्स्ट एड का आप रूल्स लिखेंगे। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, फ्रैक्चर होगा तो हड्डी टूटा है तो उसको दर्द होगा काफ़ी, तो दर्द के लिए जो है उसे मैनेजमेंट करेंगे, दर्द से राहत के लिए संतावना देंगे। ठीक है, उसको पेन किलर दे सकते हैं आप चाहे तो, अगर दवाई है तो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके मूवमेंट के लिए जो है स्थिर रखेंगे, अनावश्यक काम नहीं करेंगे कि आप उसको हड्डी को जो है फ्रैक्चर है वहाँ पे सीधा आप करने लगे, डॉक्टर बन जाए, नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो चीज़ें रूल्स जो है आपको फर्स्ट एड का यह एक जनरल रूल है जो सभी में एप्लीकेबल है, लेकिन आपको अलग अलग कंडीशनों में भी फर्स्ट एड पूछ जाता है। जैसे जलने हुए मरीज का फर्स्ट एड, फ्रैक्चर वाले मरीज का फर्स्ट एड, ठीक है, डूबते हुए मरीज का फर्स्ट एड, ठीक है ना, जहर लेने व पॉइजनिंग वाले मरीजों का फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड हर एक कंडीशन में पूछता है और उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो है फर्स्ट एड लिखते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल तरीके से जो गोल्डन रूल पूछेगा वह यही रूल होगा कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप फर्स्ट एड देंगे तो फर्स्ट एड में किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आप फर्स्ट एड देंगे, तो उसी चीज़ को लाइन बाय लाइन लिख देना है।